नमस्कार दोस्तों, देखिए साथियों, अपने साइकोलॉजी का यूनिट जारी है 5वां। कल साथियों आपने यूनिट 5 में जो एनसीएफ 2005 है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। और आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है साथियों 5वीं। तो अच्छे से प्रत्येक टॉपिक को देखिएगा। और एक बात और बताता हूँ आपको कि जो ये पढ़ाया जा रहा है साथियों, आप किसी भी चैनल पर विजिट कीजिएगा, लेकिन साथियों यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी हर चीज़ वो शामिल की जा रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये टॉपिक बस लगातार देखते रहें आप, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। शिक्षण व्यू रचना एवं विधियां, आज का टॉपिक यही है। अध्यापक द्वारा की गई ऐसी व्यवस्था जो छात्रों में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था साथियों अध्यापकों के द्वारा की जाती है। किसके लिए? छात्र के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको व्यवहार में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए, उनके व्यवहार में किस प्रकार से लाया जाए उनको। तो ये आपकी शिक्षण व्यू रचना के तहत आती हैं। बीओ स्मिथ साहब हैं, वो कहते हैं कि शिक्षण व्यू का संबंध कार्यों के उस रूप में बताया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने एवं कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। ये परिभाषाएं हैं, देखिएगा इनको आप एक बार। स्टोन्स एवं मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण की व्यू रचना किसी पाठ योजना का ऐसा सामान्यीकृत प्रारूप है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के संदर्भ में सम्मिलित की जाती है और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा उसमें सम्मिलित की जाती है। शिक्षण साथियों जब करवाते हैं उसकी व्यू रचना तैयार की जाती है तो उसमें पाठ योजना को इस सामान्य ढंग से प्रदर्शित किया जाता है कि छात्र का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन किया जा सके और जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है उसी के आधार पर उसको सम्मिलित किया जा सके। और कार्यान्वित करने के लिए यानी उस कार्य में उसको ढालने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। ये कहा स्टोन्स एवं मॉरिसन ने। शिक्षण व्यू रचना के साथियों दो प्रकार हैं, एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचनाएं और लोकतांत्रिक शिक्षण व्यू रचनाएं। ये दो प्रकार हैं, बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें कि शिक्षण व्यू रचना के कितने प्रकार हैं, दो। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि शिक्षण का एक माध्यम यानी साधन है जिसके द्वारा अध्यापक अपनी उप इकाई को रोचक, सजीव तथा प्रभावशाली बनाता है। तो शिक्षण विधियां क्या है साथियों? इस प्रकार का साधन है जिससे अध्यापक उस विषय वस्तु में रोचकता, उसको सजीव और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। वही क्या है? आपके टीचिंग मेथड हैं। आगे देखिए इसमें प्रसिद्ध विचारक साथियों जॉन डीवी कहते हैं कि पद्धति प्रणाली विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। ये जॉन डीवी ने कहा है कि विधि या पद्धति प्रणाली इस प्रकार का तरीका है जिसमें पढ़ने वाली जो सामग्री है उसको व्यवस्थित करके रिजल्ट हैं उनको प्राप्त करते हैं। बाइनिंग कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। अब शिक्षण विधि के तत्व हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़िएगा। शिक्षण विधि के तत्व है संप्रेषण, बातचीत, कम्युनिकेशन, टॉकिंग। यानी बातचीत के अभाव में किसी भी विधि में शिक्षण करना बहुत ही कठिन कार्य है। बिना बातचीत के, संप्रेषण के ये संभव ही नहीं है साथियों कि उसको शिक्षण अच्छे से करवाया जा सके। चित्र यानी पिक्चर, कई शिक्षण विधियां ऐसी हैं जिन्हें बिना चित्रों की सहायता के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। जैसे साइंस की बात कर लीजिए साथियों, साइंस को जब पढ़ाते हैं तो उसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता है, किसी जंतु को दिखा करके या किसी पुष्प को दिखा करके, हड्डियों को दिखा करके, इस प्रकार से उसमें जो डायग्राम है, चित्र हैं, उनका प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थी अच्छे से समझ पाते हैं। प्रदर्शन, शिक्षण विधियों की सहायता से यदि कोई क्रियात्मक समस्या हल करनी है तो शिक्षक को प्रदर्शन करना होता है।
हम्म, जैसे साथियों किसी भी कोई भी क्रियात्मक कार्य क्रियाएं करना है विद्यार्थी को, तो वह सिर्फ प्रदर्शन के द्वारा ही संभव है। और शिक्षक क्या करता है, उनका प्रदर्शन करता है, पहले आपको करके बताता है और फिर विद्यार्थी उससे सीखते हैं। तो इस प्रकार से क्रियात्मक समस्याओं को हल किया जाता है प्रदर्शन के द्वारा। हाव भाव कक्षा को व्यवस्थित एवं शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु हाव भाव प्रदर्शन आवश्यक है। अब साथियों जैसे ही आप पढ़ाने गए वहां पर और एकदम मायूस से होकर बैठ जाते हैं, ना किसी प्रकार की आप में हलचल है, बस किताब को पढ़े जा रहे हैं, विद्यार्थियों से आपको कोई मतलब नहीं है, कौन बातें कर रहा है। तो अगर साथियों आपको एक्टिव होना है, पहली बात तो ये एक्टिव होंगे और आपके हाव भाव इस प्रकार के दिखने चाहिए जिससे विद्यार्थी के अच्छे से समझ में आए। जैसे कृष्ण और सुदामा का अगर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक के अनुसार आपको ढलना होगा। कोई कविता है तो उस कविता के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। तो यह हाव भाव का प्रदर्शन है। लेखन शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्याम पट पर लिखकर एवं छात्रों को लिखने का आदेश देकर शिक्षण करते हैं। जैसे बाबर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो साथियों उसमें से मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं उनको बोर्ड पर आपने अंकित कर दिया, तो उससे क्या है विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं और साथ साथ में बोर्ड पर देखते भी रहते हैं। देखा हुआ और सुना हुआ हमेशा ज़्यादा ही याद रहता है साथियों, इसीलिए ये यूट्यूब पर वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं आपकी पुस्तक में मिल जाएंगी, लेकिन एग्जाम हॉल में साथियों कई बार सुनी हुई बात आपको साथ देती है और कई बार आपका आंखों के द्वारा देखा हुआ। सिर्फ आप पुस्तक में से देख करके पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पर आपको साथ में सुनाई भी दे रहा है और लिखा हुआ दिख भी रहा है, साथ में समझ भी रहे हैं। तो ये फायदा है साथियों क्लास का। बाकी तो पुस्तकों में सब कुछ दिया हुआ है। पठन यानी रीडिंग, छात्रों को शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ने के निर्देश अभिव्यक्ति एवं उच्चारण संशोधन हेतु दिए जाते हैं। शिक्षक भी आदर्श वाचन मॉडल रीडिंग करते हैं। पठन में क्या है साथियों, छात्र क्या करता है, शिक्षकों के द्वारा जो पाठ पढ़ने के निर्देश दिए जाते हैं, अभिव्यक्ति करने की उनको आज्ञा दी जाती है, और उच्चारण संशोधन यानी जो शब्द बोल रहे हैं वो सही प्रकार से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और शिक्षक भी क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, शब्दों को सही प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये भी शिक्षण में सहायक आपका पठन। निर्देशन गाइडिंग, क्रियात्मक विधियों से शिक्षण कराते समय शिक्षक निर्देशक की भूमिका में रहता है, जो समय समय पर निर्देशन देता रहता है। जैसे साइंस में कोई प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो साथियों उसमें बहुत सारे केमिकलों का यूज ही किया जाता है, तो वहाँ पर शिक्षक के निर्देश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि विद्यार्थी कहीं अपना हाथ वगैरह ना जला ले। बहुत सारे केमिकल इस प्रकार के हैं जो ज्वलन पदार्थ के रूप में होते हैं। तो निर्देशक के निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है शिक्षण में। शिक्षण विधियों की प्रकृति देखिए, नेचर ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियां किसी शिक्षक के व्यवहार का एक दर्पण होती हैं साथियों। शिक्षण विधियां किसी शिक्षक के व्यवहार का एक दर्पण होती हैं जिसमें सब कुछ देखा जा सकता है। कौन देखता है, एक विद्यार्थी देखता है कि शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है, अच्छा है, बुरा है, पढ़ाने की उसमें रुचि कितनी है, ये सब कुछ देख सकता है। इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, अर्थात किसी भी विषय में कितनी ही बार अवसरानुकूल किसी विधि को प्रयोग में लिया जा सकता है। जिस प्रकार का अवसर है उसी के अनुरूप, जैसे कि मैंने आपको बताया था सुदामा वाला उदाहरण, कृष्ण और सुदामा की जब कथा कोई रोचकता भरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है शिक्षक। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना करती है शिक्षण विधियां तथा एक से अधिक विषय हेतु उपयोगी होती हैं। ये टीचिंग मेथड साथियों आपको पढ़नी है, सभी विषयों में अलग अलग प्रकार की हैं और बहुत सी इस प्रकार की भी हैं जो एक से अधिक विषयों में उपयोग में ली जाती हैं। शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर टिकी होती है। शिक्षा व दर्शन दोनों का ही लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना है। दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा विचार अथवा विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण करता है। शिक्षा इन सिद्धांतों को व्यवहार अथवा प्रयोग में लाती है।
और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। अतः एडम्स के शब्दों में शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एडम्स ने कहा है साथियों कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यानी उसके व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं शिक्षा के कारण, और यही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। इसीलिए इसको कहा गया गत्यात्मक साधन। लगातार नए नए चेंजेज आते रहते हैं। शिक्षण विधियां विषय वस्तु के व्यवहारिक संप्रेषण में सहायक होती हैं। विषय वस्तु, जो विषय वस्तु आपको पढ़ने के लिए दी जा रही है, उससे क्या होता है? आपके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलते हैं। व्यवहारिक संप्रेषण में सहायक होती है शिक्षण विधियां। ये पढ़ने वाली बातें हैं साथियों सारी। छात्रों में अधिगम संस्थितियां विकसित करती हैं। शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया उत्पन्न करती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में आज अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिनको निम्नलिखित विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये विधियां देखिए। एक है आपकी परंपरागत विधियां, यानी पुरानी। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक पद्धति को रखा जाता है, यानी पाठ्य जो पुस्तक है टीचर के हाथ में है और उसी को पढ़ करके वो बता रहा है। इस विधि में पाठ्य पुस्तक को परंपरागत रूप से एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका वाचन हो रहा है विद्यार्थियों के सामने और विद्यार्थी उससे सुन करके अच्छे से उसको समझ रहे हैं। और दूसरी विधि है साथियों शिक्षक केंद्रित विधियां। इसके अंतर्गत व्याख्यान पद्धति तथा कहानी पद्धति को रखा जाता है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रधान होती है। व्याख्यान यानी उसके सामने व्याख्या करता है विद्यार्थियों के सामने कहानी के माध्यम से, और शिक्षक की भूमिका इसमें प्रधान होती है। इसलिए शिक्षक केंद्रित विधियां इसको विधि कहा जाता है, जिसमें बालक क्या होता है? निष्क्रिय, मूक श्रोता, सिर्फ सुनता रहता है। आज के मनोवैज्ञानिक युग में इन विधियों को नकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज का विद्यार्थी एक्टिव रहना चाहता है साथियों। क्लास में, कक्षा में निष्क्रिय या मूक श्रोता के रूप में नहीं रहना चाहता है। उसको चाहिए कि प्रयोग करके समझाया जाए। उसके आंखों के सामने जो भी उसको बताया जा रहा है उसको प्रयोग के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया जाए। तो इसलिए इन विधियों को नकार दिया गया है साथियों। आज के समय में बहुत ही कम प्रचलन है इनका। अब है बाल केंद्रित विधियां। इन विधियों में बालक की भूमिका प्रमुख होती है और शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक और वातावरण के निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इन विधियों में बालक सक्रिय होकर सीखता है। देखिए शिक्षक केंद्रित में तो क्या रहता है? ये निष्क्रिय रहता है बालक, और सक्रिय कौन रहता है? शिक्षक रहता है। यहाँ पर बाल केंद्रित विधियों में ये तो मार्गदर्शक है शिक्षक, और विद्यार्थी क्या है? सक्रिय रहते हैं। इन विधियों के अंतर्गत साथियों योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, निरीक्षित या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को रखा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है साथियों कि निम्नलिखित में से बाल केंद्रित विधि कौन सी है? इनके नाम दे दें और एक अन्य दे दें जो शिक्षक केंद्रित हो। तो इस प्रकार से इनको आपको ध्यान में रखना है सभी को। योजना, एक निश्चित योजना बना करके शिक्षण करवाया जाए। समस्या समाधान विधि, उसे जो भी समस्या आपके सामने आ रही है उसका समाधान किया जाए। प्रयोगशाला विधि, एक्सपेरिमेंट किए जाए अलग अलग प्रकार से और फिर एक रिजल्ट तक पहुंचा जाए विचार विमर्श के द्वारा, आपस में संप्रेषण करके, बातचीत करके। तो ये विधियां हैं साथियों, इनको देखिएगा आप। आधुनिक मनोवैज्ञानिक युग में शिक्षा बालक को शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान प्रदान करने का समर्थन करती है। अतः इन कारणों से बाल केंद्रित विधियों को आधुनिक विधियों की संज्ञा दी गई है। तो अभी मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, और इसीलिए इनको आधुनिक विधियां उनकी संज्ञा दी गई है। बालक को केंद्र में रखा जाना चाहिए, वो निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, एक्टिव। प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, देखिए व्याख्यान विधि है, विवेचन विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान, दत्त कार्य विधि, समवाय विधि, किंडरगार्टन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, डॉल्टन विधि, प्रदर्शन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, मोंटेसरी या साचार्य विधि, सुकराती या प्रश्नोत्तर विधि और बुनियादी विधि। इनको पढ़ेंगे साथियों अपन, सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति।
तो शिक्षण युक्तियां देखिए। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि में प्रयोग किए गए भावार्थ, उदाहरण, प्रश्नोत्तर इत्यादि को ही शिक्षण युक्ति कहते हैं। शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि में प्रयोग किए गए जो भावार्थ हैं, उदाहरण हैं, प्रश्नोत्तर हैं, इनको ही क्या कहते हैं? शिक्षण युक्ति कहते हैं। शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन शिक्षण विधियां और युक्तियां व्यू रचना में समाहित रहती हैं। तो ये शिक्षण युक्ति है साथियों, जिसमें कोई भी जो शिक्षण करवाया जा रहा है उसके भावार्थ हैं, भाव का अर्थ है, उसके उदाहरण है, उसके प्रश्नोत्तर, ये सभी शिक्षण युक्ति में आते हैं। शिक्षण व्यू रचना एवं शिक्षण विधि में अंतर, ये अंतर है। देखिए, शिक्षण विधियां किसको कहेंगे और शिक्षण व्यू रचना। शिक्षण विधियों में साथियों पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की ओर ही ध्यान दिया जाता है। पाठ्य वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है उसकी ओर ही ध्यान दिया जाता है। और शिक्षण व्यू रचना में साथियों पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों के व्यवहार, उनकी क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं, शिक्षण उद्देश्यों, पूर्व ज्ञान आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण क्रियाओं का नियोजन होता है। तो शिक्षण व्यू रचना में तो साथियों सारी बातें आ जाती हैं आपकी, किस प्रकार से विद्यार्थियों के व्यवहार है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, रुचियां कैसी हैं, उनकी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं जिससे उनके शिक्षण उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, उनके पूर्व ज्ञान को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रस्तुतिकरण, जो मैटर है दिया हुआ उसका प्रस्तुत करने का तरीका ही, सिर्फ इस पर ही ध्यान दिया जाता है शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि की साथियों व्यापकता कम है और यह अधिक व्यापक है, इसको ज्यादा काम में लिया जाता है शिक्षण व्यू रचना को। अब देखिए लक्ष्य एवं उद्देश्य। साधारणतः लक्ष्य एवं उद्देश्य एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं और एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथार्थ रूप में लक्ष्य वह आदर्श है जिन्हें एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है, या हम यह कह सकते हैं कि इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको? लक्ष्य को। इसके विपरीत उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। यह अधिक व्यवहारिक व सुनिश्चित होते हैं। एक बोबित महोदय हैं जिन्होंने 1918 में साथियों उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया था। याद रखने योग्य बात है, बोबित महोदय 1918 में उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया। थर्नर और कोलेटी ने उद्देश्यों के चुनाव हेतु व्यवहारिकता, अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता व समुचितता का होना आवश्यक मानदंड बताया। और बीडी भाटिया ने लिखा है, देखिए, लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता। तो जो भी अपन मैटर पढ़ रहे हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा लक्ष्य है, नहीं तो फिर बिना लक्ष्य के उस नाविक के समान है जिसको अपने साध्य अथवा मंजिल का ही नहीं पता। और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। शिक्षक को जब तक इस लक्ष्य का पता नहीं होगा तो विद्यार्थी कहाँ पहुंच सकता है इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए लक्ष्य बहुत ही जरूरी है जानना, और ये कहा है बीडी भाटिया ने। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम ने साथियों शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी। उन्होंने शिक्षण तथा मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया। उनका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है। अब देखिए लक्ष्य यानी गोल्स और प्राप्य उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य व्यापक होते हैं साथियों, लेकिन उद्देश्य क्या होते हैं? सीमित है, क्योंकि इनका संबंध शिक्षा क्रम के समस्त विषयों से होता है और इनका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। लक्ष्य उद्देश्य एक सामान्य कथन है, जबकि प्राप्य उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। तो ये इनमें अंतर है। और देखिए लक्ष्य उद्देश्य कक्षा अंतर्गत शिक्षण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और प्राप्य उद्देश्य कक्षा अंतर्गत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये तो परोक्ष रूप से और ये प्रत्यक्ष रूप से जो सामने हो।
लक्ष्य उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं क्योंकि ये लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं, बल्कि प्राप्य उद्देश्य अल्पकालिक होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त करने में कम समय लगता है। लक्ष्य उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों यानी व्यूह रचना के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं, बल्कि प्राप्य उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं। लक्ष्य उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है और इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। तो ये इनमें थोड़ा सा देख लेना आप डिफरेंस लक्ष्य और प्राप्य उद्देश्य में। एक है उद्देश्य और एक है प्राप्य उद्देश्य। इसके बाद में साथियों ब्लूम साहब हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। ये इतना, इसमें से कम ही क्वेश्चन आते हैं साथियों, इसलिए जल्दी से इसको पढ़ाया गया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे, बाकी ज़्यादा गौर करने लायक इसमें बातें नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय